अच्छा, ये हमारा अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। और इसके बाद मुझे लगता है कि हम तकरीबन कोई कम से कम 3 हफ्ते कॉस्ट के ऊपर ही बात करते रहेंगे, क्योंकि 6, 7, 8, 10 चैप्टर्स हैं इसके। आपके आप समझ लो कि F2 के सिलेबस में 40-50% जो फोकस है वो कॉस्ट के ऊपर ही है। तो कॉस्टिंग के सारे चैप्टर्स करने से पहले बिल्कुल बेसिक से हम बात करेंगे कि कॉस्ट क्या होती है बिजनेस में, कितनी टाइप्स की कॉस्ट है, और हम किसी प्रोडक्ट को कैसे कॉस्ट करते हैं, किसी डिपार्टमेंट को, किसी एक्टिविटी को कैसे कॉस्ट करते हैं, और फिर कितने डिफरेंट कॉस्टिंग के मेथड्स हैं। नेचर, सोर्स एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ये हमने पहले बात कर ली है। एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, ये हम बात करेंगे। फिर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन, इनमें फर्क क्यों है और क्या है, एंड एग्जांपल्स, classification used in analysis of product service costs including function, direct, indirect, fixed, variables, stepped, fixed, semi variable cost, etc. तो आप समझ लो कि आपके F2 का जो पेपर है, एग्जाम है, इसमें आपका कॉस्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। ये यानी कहने को तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, लेकिन इस लेवल पे क्योंकि आपका ये पहला पेपर है तो हमारा ज्यादा फोकस कॉस्टिंग के ऊपर रहता है। ओके, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द यूज ऑफ कोड्स इन कैटेगराइजिंग ट्रांजैक्शन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर्स, ये हमने पढ़ने हैं कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट यूनिट क्या होता है, कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हमने इसी चैप्टर में स्टार्ट कर देनी है आज। Distinguish between cost, profit, investment, and revenue centers. You have cost centers, you have profit centers, you have investment centers, you have revenue centers. इनका क्या डिफरेंस है, ये भी हमने आज पढ़ना है। ये सारी नई टर्मिनोलॉजी आपको इंट्रोड्यूस होगी। तो पहले तो हम बात करते हैं प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की। अच्छा, प्रोडक्शन, ये तो नाम से ही बड़ा क्लियर है कि प्रोडक्शन कॉस्ट से मुराद वो सारी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है, और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट वो हैं जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये किसी भी प्रोडक्ट, इसमें आमतौर पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लेते हैं। आगे चलने से पहले मैं सिर्फ आपको ये बता दूं, एक बिल्कुल कंफ्यूजन मैं आपकी क्लियर कर दूं, कि जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो बहुत दफा स्टूडेंट्स के जहन में आता है कि ये कोई फैक्ट्री है जिसमें कोई प्रोडक्ट्स बन रही हैं, फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट्स, पता नहीं फर्नीचर बन रहा है, कोको कोला बन रहा है, ब्रिक्स बन रही हैं, मेटल बन रहा है, गाड़ियां बन रही हैं। तो आपके जहन में ये आता है कि फिजिकल प्रोडक्ट्स बन रही हैं। ये गलत है, ये गलत है। जब हम वो जो आपके जहन में आ रहा है ना, उसको आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हो। मैन्युफैक्चरिंग में आप फिजिकल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हो, जैसे कि हो सकता है कि कोको कोला हो जाए, या शूज हो जाए, गारमेंट्स हो जाए, फर्नीचर हो जाए, गाड़ियां हो जाए, वो मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है। अब जब मैं यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहा हूँ ना, प्रोडक्शन कॉस्ट, तो प्रोडक्शन से मेरी मुराद है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहले तो आपने अपने ज़हन में ये क्लियर कर लेना है कि सर्विसेज भी प्रोड्यूस होती हैं। क्योंकि अगर किसी बच्चे से पूछो कि यार किसी बैंक में प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, वो कहता है सर बैंक क्या प्रोड्यूस करता है, बैंक में तो प्रोडक्शन होती नहीं है। कैसे नहीं होती प्रोडक्शन, क्या सब लोग फारिग बैठे हुए, बेकार बैठे हुए? बैंक भी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करो और मैं कहूँ यार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की प्रोडक्शन कॉस्ट, तो मुझे आप जल्दी से कहते हो सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की क्या प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, वो तो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करता। कैसे प्रोड्यूस नहीं करता? बिल्कुल करता है। वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब मैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज की बात कर जब मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, तो मैं गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात कर रहा हूं। तो इससे मुराद है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी गुड्स प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगेगी, या सर्विसेज प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगेगी, वो प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाएगी। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, हम लोग लाइव लेसन में बैठे हुए हैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। आई एम प्रोड्यूसिंग सर्विस एट दिस टाइम, और मेरी जो कॉस्ट इस वक्त इनकर हो रही है, मिसाल के तौर पे मेरा टाइम, मिसाल के तौर पे मेरा इलेक्ट्रिसिटी, या मेरा इंटरनेट कनेक्शन, या कोई मेरा जो इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन,
ये सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट गिनी जाएगी। इस वक्त जो ये प्रोसेस जा रहा है, इट इज द प्रोडक्शन प्रोसेस, और इसमें जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है वो आप समझ लीजिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट है। खैर, ये तो एक थोड़ा सा बेस लेवल के ऊपर आपको सर्विसेज के तौर पे समझाने की बात हुई, क्योंकि बाज दफा कंफ्यूजन आ जाती है। अब हम चलते हैं अपने एक ट्रेडिशनल सेटअप में। आमतौर पे मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में क्या होता है, आपके पास इधर एक फैक्ट्री है और इधर आपके पास हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस में आमतौर पे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, सेल्स है, एचआर डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, और इधर आपके पास फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में भी डिफरेंट तरह के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास इधर कोई कटिंग डिपार्टमेंट है, स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, वॉशिंग डिपार्टमेंट है, पैकिंग डिपार्टमेंट है। तो जितनी भी कॉस्ट्स इधर इनकर होंगी वो सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाएंगी, और जितनी कॉस्ट इधर इनकर होंगी ये सारी की सारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाएंगी। मिसाल के तौर पे यहां पे आपके पास प्रोडक्शन मैनेजर है, तो प्रोडक्शन मैनेजर को जो आप सैलरी दोगे वो प्रोडक्शन कॉस्ट है। यहाँ पे आपके पास फाइनेंस मैनेजर है, तो फाइनेंस की मैनेजर की कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन होगी। इधर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है तो वो प्रोडक्शन है, इधर भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, ये नॉन प्रोडक्शन है। इधर आपके पास इंश्योरेंस है तो वो प्रोडक्शन में गिनी जाएगी, इंश्योरेंस ऑफ द फैक्ट्री। इंश्योरेंस ऑफ द हेड ऑफिस वो आपकी नॉन प्रोडक्शन में गिनी जाएगी। तो ये आपके पास किसी भी एक बिजनेस में 100 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट हो सकती हैं। तो पहली जो आपने क्लासिफिकेशन अपनी ये जो 100 कॉस्ट है इनकी करनी है कि इनमें से प्रोडक्शन कितनी है या नॉन प्रोडक्शन कितनी है, या ऐसे कह लूं कि मेरी कॉस्ट टोटल एक साल में 1 मिलियन है, तो मैंने देखना है कि इस 1 मिलियन में से नॉन प्रोडक्शन कितना है और मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है। तो ये तो मेरी पहली क्लासिफिकेशन जो सबसे ब्रॉड बेस्ड क्लासिफिकेशन है, जो आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, स्लाइड्स में लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है जो मैंने बोल दिया है। आमतौर पे प्रोडक्शन कॉस्ट की जो एग्जांपल्स आपके ज़हन में आती हैं वो रॉ मटेरियल है, सैलरीज एंड वेजेस ऑफ प्रोडक्शन स्टाफ है, फ्यूल है, एनर्जी कंज्यूम्ड है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्शन इक्विपमेंट। तो ये जाहिर सी बात है, हमें पता है कि फैक्ट्री कॉस्ट जो फैक्ट्री में आप दे रहे हो। इसमें एक चीज जो आपने ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, इन वर्ड्स को आपने अच्छे तरीके से इनका फर्क समझ लेना है, एक सैलरी और एक वेजेस। देखिए सैलरीज जो होती है ना, ये इनका करेक्टरिस्टिक ये है कि ये आमतौर पे फिक्स्ड होती हैं, आमतौर पे फिक्स्ड होती हैं, और वेजेस जो होती हैं ये आमतौर पे यूजुअली ये वेरिएबल होती हैं। अच्छा, इनके कुछ और भी फीचर्स हैं, लेकिन मैं जब आपको वेरिएबल और फिक्स समझा लूंगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझा लूंगा, उसके बाद मैं सैलरीज और वेजेस को दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि इनके सिर्फ यही दो फर्क नहीं है, इनके और भी डिफरेंसेस हैं। तो मुझे बाकी कुछ कॉस्ट समझाने दो, फिर वापस आके सैलरीज और वेजेस को अच्छे तरीके से दोबारा, क्योंकि इनके तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एक दूसरे से फर्क करने के लिए। अभी के लिए आप इतना सोचो कि सैलरीज आमतौर पर यह है कि एक फिक्स्ड अमाउंट दी जाती है, महीने में एक दफा दी जाती है, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ सैलरी मिल जाती है। वेज जो है ये वेरिएबल है, ये चेंज होती है। वेज कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, डिपेंड करेगी जितना काम किया है। तो वेजेस जो है ये वेरिएबल है, वेरिएबल से मुराद ये कि फिक्स नहीं है। अभी मैंने आपको फिक्स्ड और वेरिएबल बहरहाल समझाया ही नहीं, अभी आगे चल के समझा दूंगा। वेरिएबल बहरहाल एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, वेरिएबल वेजेस जो है ये फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, ये डिपेंड करेगा जितना आपने प्रोड्यूस किया या जितना किसी ने काम किया उसके अकॉर्डिंगली पे किया जाता है। एनीवेज, इसको मुझे टॉपिक को थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करना है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने आपको बता दी है, कॉस्ट विच आर नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें एडमिन आएगा, अकाउंटिंग फाइनेंस आएगा, एचआर आएगा, मार्केटिंग सेल्स आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। Salary, sales, marketing, distribution, office utilities, transportation, depreciation of office equipment, office equipment. अच्छा, अब बात करते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की। असल में देखिए नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल वो चीज है जो कि चेंज हो रही है।
तो कैसे चेंज हो रही है? विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी से मुराद ये कि ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो ज्यादा कॉस्ट लगेगी, कम प्रोड्यूस करोगे तो कम कॉस्ट लगेगी। मिसाल के तौर पे आप टेबल्स बनाते हैं और आपके पास एक टेबल में आप वुड यूज करते हो, लेट्स सपोज लेट्स कॉल इट $10, ओके। तो अगर आपने एक टेबल बनाई तो आपका $10 की वुड लगेगी। अगर आप 2 टेबल्स बनाओगे तो $20 की वुड लगेगी। अगर 3 टेबल्स बनाओगे तो 30 टेबल की वुड लगेगी। तो जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, आपकी आउटपुट इंक्रीज कर रही है, आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज कर रही है। इसको आप कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, दूसरा ये आता है फिक्स कॉस्ट। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स कुड बी रॉ मटेरियल, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एंड वेजेस। वेजेस हमने बताया ना कि फिक्स नहीं है, वेजेस चेंज होती है, तो वेजेस जो है वेरिएबल कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, फ्यूल है, गाड़ी ज्यादा चलाओगे तो ज्यादा फ्यूल लगेगा, मशीन ज्यादा, इक्विपमेंट ज्यादा चलाओगे तो ज्यादा फ्यूल लगेगा, रॉ मटेरियल है। दूसरा आता है फिक्स कॉस्ट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट रिमेन्स सेम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे क्लास में 10 लोगों के बैठने की जगह है। तो इस रूम का जो रेंट है वो $100 है, लेट्स सपोज। तो अब भले एक स्टूडेंट क्लास में आए, भले 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे $100 ही पे करना है। तो ये जो रेंट $100 है, ये मेरी एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेट सपोज मैं आपको बुक्स भी देता हूं, तो अगर एक स्टूडेंट आएगा और एक बुक $10 की है, तो अगर एक स्टूडेंट आएगा तो मुझे एक स्टूडेंट को $10 की बुक देनी है। लेकिन अगर 2 स्टूडेंट आएंगे तो मुझे $20 की बुक्स देनी है। अगर 3 स्टूडेंट्स आएंगे तो मेरी बुक्स की कॉस्ट $30 हो जाएगी। तो ये जो कॉस्ट है ये वेरिएबल है, बुक्स वेरिएबल है। तो इस कमरे में अगर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है तो मुझे $100 देना है रूम का रेंट, प्लस $10 देना है बुक्स का। लेकिन अगर 2 स्टूडेंट्स हो गए तो मेरा रेंट तो 100 ही रहेगा, लेकिन मेरी बुक्स की कॉस्ट 20 हो जाएगी। अगर 3 स्टूडेंट हो गए तो मेरा रेंट तो 100 ही रहेगा, लेकिन मेरी बुक की कॉस्ट 30 हो जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट हम कह रहे हैं। अब इसमें देखो ना, ये वाली पहले वाली फिक्स्ड हो गई, दूसरे वाली वेरिएबल हो गई। तो फिक्स कॉस्ट आमतौर पे एक जेन में ये बात आता है, कई दफा बच्चे पढ़ते हैं किताब में से तो गौर नहीं करते, ये समझते हैं कि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो चेंज नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो चेंज नहीं होगी, ये गलत है अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली फिक्स कॉस्ट भी चेंज होती है। हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट इट रिमेन सेम फॉर अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। इससे मुराद ये है कि फिक्स कॉस्ट एक लिमिट तक फिक्स्ड रहेगी, उसके बाद चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बोला कि इस रूम की कैपेसिटी 10 स्टूडेंट्स की है, कि हम इसमें 10 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास 12 स्टूडेंट्स आ गए। अब 2 स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा आ गए तो ये रूम तो अब पूरा नहीं पड़ेगा। अब मुझे एक बड़े रूम की जरूरत है, एक बड़े रूम की जरूरत है, और उस बड़े रूम का जो रेंट है वो $150 है। तो अब देखो मेरी फिक्स कॉस्ट चेंज हो गई। यानी आप ये मत सोचे कि फिक्स कॉस्ट सारी जिंदगी वैसी ही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट तो हर लम्हा बढ़ रही है। वेरिएबल कॉस्ट तो जब भी आप एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करोगे, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट कहीं ना कहीं जाकर तो बढ़ेगी ना। तो हम कहते हैं कि 0 से लेके 10 स्टूडेंट्स तक मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो 100 है, और फिर 11 से लेके 15 स्टूडेंट्स तक मुझे बड़ा रूम की जरूरत है, मेरी फिक्स कॉस्ट 150 है। तो बढ़ गई फिक्स कॉस्ट भी। तो कहने से मुराद ये है, अब इसको नटशेल में दोबारा रिवाइज कर दूं, वेरिएबल कॉस्ट एक्टिविटी पे डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रही है वेरिएबल कॉस्ट भी उसी तरीके से बढ़ रही है। फिक्स कॉस्ट जो है वो एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट तक चेंज नहीं होगी, उसके बाद वो भी चेंज होगी। किसी सर्टेन लेवल तक इट रिमेन्स सेम, दैट रिमेन्स सेम। आई एम नॉट सेइंग दैट रिमेन्स सेम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आई एम जस्ट सेइंग इट रिमेन्स सेम for a certain level of activity, and that certain level of activity is called relevant range. एक vocabulary word है, इसको याद रख लेना, relevant range। रेलिवेंट रेंज ये वो लिमिट है जिसके दरमियान फिक्स कॉस्ट ने चेंज नहीं होना। जैसे कि एक स्टूडेंट से लेकर 10 स्टूडेंट्स तक मेरी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, तो मेरे पास यहाँ पे रेलिवेंट रेंज 1 to 10 है।
तो अल्टीमेटली आगे चल के फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो सकती है। ये जी आपका वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का एक डिफरेंस आपको बता दिया। एग्जाम्पल्स कुड बी ऑफिस सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन। तो अगर हमने रेंट, हमारा रेंट कहने को तो फिक्स्ड है, लेकिन अगर हमने ग्रो कर लिया और हमें बड़े ऑफिस की जरूरत है तो फिर रेंट बढ़ जाएगा। हमारे पास सैलरीज फिक्स्ड है, हमारे पास क्या है, 5 स्टाफ मेंबर्स हैं, अकाउंटेंट है, ये है, वो है वगैरह, हम 5 स्टाफ मेंबर को कोई भी एक्स नंबर ऑफ डॉलर्स देते हैं, ये फिक्स्ड है। लेकिन कल को जब बिजनेस ग्रो करेगा तो आपको 2 लोग मजीद हायर करने हैं, तो फिर आपकी फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। लेकिन बहरहाल इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रेंट, सैलरीज, ये सारी की सारी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट की कैटेगरी में गिनी जाएगी। जब भी मैं आपसे पूछूंगा डेप्रिसिएशन क्या है, आपने बोलना सर फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि सर्टेन लेवल के अंदर चेंज नहीं होती। इंश्योरेंस क्या है सर, फिक्स कॉस्ट है। रेंट, सैलरीज क्या है, फिक्स कॉस्ट है। देखिए मैंने यहां पर गौर कीजिए, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मैंने वेजेस लिखा है और फिक्स कॉस्ट के अंदर मैंने सैलरीज लिखा है। तो ये आपने गौर से याद रखना है, आगे चल के वेजेस सैलरीज की बात करेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इसके बाद एक तीसरी तरह की कॉस्ट आ रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखिए मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको बताता हूँ। कॉस्ट तो वही है, मैं आपको डिफरेंट एंगल से बता रहा हूं। मिसाल के तौर पे पहले मैंने आपको इधर से दिखा दिया है, अब मैं आपको इधर से दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको इधर से दिखाऊंगा। चीज एक ही है, कॉस्ट मेरी वही है। रिमेंबर मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मेरी 1 मिलियन की कॉस्ट है, मेरी कॉस्ट जो है वो 1 मिलियन है। मैं इस 1 मिलियन कॉस्ट को डिफरेंट एंगल से देख सकता हूं। एक एंगल से देखना यह है कि इसमें प्रोडक्शन कितनी है और नॉन प्रोडक्शन कितनी है। एक एंगल से देखना यह है कि इसमें फिक्स्ड कितना है और वेरिएबल कितना है। और एक और एंगल से देखना यह है कि इसमें डायरेक्ट कितना है और इसमें इनडायरेक्ट कितना है। कॉस्ट वही है, कॉस्ट नहीं बदल रही। अब मैं उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं, अब मैं उसको एक डिफरेंट एंगल से देख रहा हूं। तो अगला जो आता है ये डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का आता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, अभी तक जो बताया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये आ रहा है, तो इसको गौर से सुन लेना। बाज दफा स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे तरीके से नहीं समझा होता वो आगे चल के आगे तक कंफ्यूज हो रहे होते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा देखो, डायरेक्ट कॉस्ट, लेट मी राइट इट डाउन, मैं इसको टाइप कर दूं ताकि फिर कंफ्यूजन ना रहे। Direct costs, these are the costs which are fairly measurable in a unit of product. मैं इसमें क्या वर्ड यूज किया, which are fairly measurable in a unit of product. तो पहली बात तो ये कि यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या यूनिट ऑफ आउटपुट क्या है। जो भी कंपनी जो चीज मैन्युफैक्चर करते हो, आप प्रोड्यूस करते हो, वो आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है। मिसाल के तौर पे आप चेयर्स बनाते हो तो एक चेयर आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है। आप शर्ट बनाते हैं तो एक शर्ट आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है। आप पिज्जा बनाते हैं तो एक पिज्जा आपके लिए यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है। आप टेलीकॉम कंपनी हो तो 1 मिनट ऑफ कॉल, 1 मिनट टॉक टाइम आपके लिए यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है। तो यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वो है जिस जो जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं और जो भी प्रोडक्ट को आप प्राइस कर रहे हैं। तो आप कैसे प्राइस करते हो, पेयर ऑफ शूज, मे बी पेयर ऑफ जीन्स। आप टेक्सटाइल में हो तो मे बी अ शर्ट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट फॉर यू। तो एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट में जिस कॉस्ट को आप मेजर कर सकते हैं, जिस कॉस्ट को आप देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये हम टेबल्स बनाते हैं, हम फर्नीचर में है तो हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, इस टेबल में इस्तेमाल हो रही है जी वुड, विच इज माय मटेरियल। इस टेबल में यूज होती है लेबर। अगर आप, अब मैं आपसे पूछूं कि यार इसमें कितना वुड लगा, आप आओगे जल्दी से एक मीटर उठाओगे और चेक करोगे और आप कहोगे जी इसमें हमने 2 मीटर्स की वुड लगाई है, या जो भी इसमें मटेरियल यूज हुआ है 2 मीटर्स।
और ये 1 मीटर की क्या कॉस्ट है जी, 1 मीटर की $10 कॉस्ट है। तो मेरा मटेरियल कॉस्ट कितना हो गया, 20। तो इसको मैं कह देता हूं डायरेक्ट मटेरियल। क्या कह देता हूं, डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि मैं इसको मेजर कर सकता हूं। फिर मैंने आपसे पूछा यार इसमें लेबर कितनी लगी, लेबर कॉस्ट कितनी है। आपने बोला सर इस टेबल को बनाने में 1 घंटा लगता है और हम एक बंदे को $10 पे करते हैं पर आवर, अपने वर्कर को, तो इसमें हमारा $10 की लेबर लग गई। तो ये भी आपने मेजर कर लिया। अब मैंने आपसे पूछा कि क्या सिर्फ यही दो कॉस्ट है इसको बनाने की। आपने कहा नहीं सर, इसमें मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी तो यूज हुई। जब मैं इसको काट रहा था, ड्रिल कर रहा था, तो किसी कमरे में बन रही थी, कमरे में लाइटिंग भी थी, ड्रिलिंग भी हो रही है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज हो गई इस टेबल को बनाने में। अब इसको आप फेयरली मेजर नहीं कर सकते। आपके पास तो फैक्ट्री का पूरा बिल आता है, आपके पास बिल आ गया $2000 का इलेक्ट्रिसिटी का। अब उस $2000 में से इस टेबल के लिए कितना आपको नहीं पता। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगी ना, ये मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। तो मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल था, अब मैं ऐसे लिख लेता हूं, सॉरी, मेरे पास, चलो ऐसे कर लेते हैं, सारा ही मिटा दिया। मेरे पास इस टेबल को बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल था, जो कि इस केस में वुड थी। ये मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है। फिर इसी टेबल में मेरे पास डायरेक्ट लेबर लगी। मैं वर्ड डायरेक्ट लेबर का यूज कर रहा हूं। ये वो लोग हैं जो कि इस टेबल को, जो बंदा हाथ से बना रहा है, ये भी मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है। ये $20 है, ये $10 है। फिर इस टेबल के लिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज की, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अच्छा, इसी टेबल को बनाने के लिए हमने ग्लू भी यूज की। ग्लू, ग्लू क्या है, ग्लू है जी वो, जब आप लकड़ी के पीसेस काटे तो आपके पास एक बड़ा सा जार है, आप उसमें थोड़ी सी ग्लू निकाल के पेस्ट करते हो। कभी 2 दफा पेस्ट कर देते हो, कभी 3 दफा पेस्ट कर देते हो, ज्वाइन कर देते हो, स्क्रू कर देते हो। तो वो जो जार आता है वो 25 किलोग्राम्स का जार है। आई डोंट नो, $50 का है। मैं आपसे पूछता हूँ कि इस एक टेबल में कितनी कॉस्ट की ग्लू लगी, मेजर कर सकते हो? आप नहीं कर सकते, फेयरली इक्वली नहीं कर सकते। तो ये भी आपके पास इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। तो याद रखो कि डायरेक्ट कॉस्ट वो है जो कि किसी भी यूनिट ऑफ आउटपुट में, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट में मेजर किया जा सकता है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो है जो कि अंदर है तो सही, लेकिन उसको नजर नहीं आ रही या उसको मेजर नहीं किया जा सकता। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूं, फिर आगे चल के दोबारा टॉपिक पे आता हूं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और आपने अपने लिए फूड ऑर्डर किया, और ये आप सब लोगों की लाइफ में अप्लाई होगा, आपको जल्दी से समझ आ जाएगी, क्योंकि आप रोजाना इस बात को सोचते हो। जब आपने फूड ऑर्डर किया तो उसने आपको एक डिश ला के दे दी। इसमें क्या था, इसमें चिकन था और इसमें राइस थे। इसमें 200 ग्राम्स ऑफ चिकन, 200 ग्राम्स ऑफ राइस। और आपने पूछा इसकी प्राइस क्या, उसने बोला जी इसकी प्राइस $10। आपने बोला यार $10, आर यू क्रेजी? तुम मुझे 200 ग्राम्स ऑफ चिकन देते हो, और चिकन 200 ग्राम जो होता है वो $1 का आ जाता है। तो मुझे 200 ग्राम्स ऑफ राइस देते हो, और 200 ग्राम्स ऑफ राइस जो है वो $0.50 का आ जाता है। तो ये तो $1.5 है। तो $1.5 का मील तो मुझे $10 में दे रहे हो यार, तुम तो बहुत पैसा कमा रहे हो। तो हो ये रहा था कि आप तो भाई सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को देख रहे थे, जो आपको नजर आ रही थी, जो आप मेजर कर सक रहे थे। असल में तो इस फूड को, इस मील को बनाने में किचन में उनकी गैस लगी, किचन में उनके स्पाइसेस लगे, किचन में उनका स्टाफ था, लेबर थे जो कि कट कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, फिर उसका एक रेंट था, फिर वहां पे इंश्योरेंस थी, फिर उनके टैक्स, पता नहीं और 100 तरह के उनके खर्चे हैं रेस्टोरेंट के। आप तो वो गिन ही नहीं रहे। आप सिर्फ बताते हो कि जी 200 ग्राम का चिकन है, 200 ग्राम का राइस है, ये तो बनता है $1.5, तुम $10 क्यों मांगते हो? क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको नजर ही नहीं आ रही थी। आपको तो जो फेयरली मेजरेबल था आपने उसको मेजर कर लिया। समझ आई मेरी बात में? अच्छा चलो, अब ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट होगी, ग्लू इनडायरेक्ट होगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो दूसरा नाम है वो ओवरहेड्स है।
इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब भी कभी मैं इस लेसन को, इस सब्जेक्ट को, पेपर को आपको पढ़ाते हुए कभी मैं ओवरहेड कह दूं या मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट कह दूं, तो वो एक ही चीज है। इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। आर वी क्लियर अंटिल हियर? अच्छा, अब यहां पे हम इसको छोड़ते हैं। जब भी आप कभी अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट करते हो, तो प्रोडक्ट कॉस्ट में तीन चीजें आपने लेके चलनी है: मटेरियल, लेबर, और फिर आप कहते हो ओवरहेड्स। ओवरहेड से मुराद क्या है मेरी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, बाय द वे, या ओवरहेड, इसके अंदर क्या शामिल होता है? इसमें शामिल होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल से क्या मुराद है मेरी? ग्लू। देखिए, मेरी टेबल बनाने में दो तरह के मटेरियल लग रहे हैं। एक तो वो मटेरियल है जिसको मैं मेजर कर सकता हूं, जैसे कि हो गया वुड, और एक वो मटेरियल है जो है तो मटेरियल लेकिन मैं मेजर नहीं कर सकता, मेजर नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे ग्लू। या मैं अगर एक शर्ट बना रहा हूं, तो इस शर्ट में दो तरह के मटेरियल यूज हो रहे हैं। एक तो है उसका कपड़ा। अगर पूछोगे कि यार इस शर्ट में फैब्रिक कितना लगा, तो आपने जल्दी से मेजर किया कि यार ये फैब्रिक 2 मीटर है, 1 मीटर $5 का है, तो $10 का इस शर्ट में फैब्रिक लगा हुआ है। ये डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन इसी शर्ट को बनाने में धागा भी तो लग रहा है ना, थ्रेड भी तो लग रहा है ना। तो वो जो धागा लग रहा है, थ्रेड लग रहा है, वो कितने का लगा हुआ है इस एक शर्ट में? तो अब तुम सोच में पड़ जाते हो कि यार धागा है तो मटेरियल, लेबर तो नहीं है, धागा है तो मटेरियल, लेकिन कितने का धागा यूज हुआ इस एक शर्ट में? अभी ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो आप कहते हो जी मेरे पास जो थ्रेड है, जो धागा है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। फिर आपके पास लेबर आ जाती है। इधर तो आपने लिखी डायरेक्ट मटेरियल, इधर आपने लिख दिया इनडायरेक्ट मटेरियल। इधर आपने लिखा डायरेक्ट लेबर, इधर आपने लिखना है इनडायरेक्ट लेबर। अब इनडायरेक्ट लेबर कौन सी है मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने ये टेबल बनानी थी। मैंने एक बंदे को बुलाया, वर्कर को, फैक्ट्री में, कि भाई पकड़ो ये मटेरियल, जाके टेबल बना के दो। कितनी देर में बनाओगे? बोला सर 1 घंटे में बना दूंगा। 1 घंटे में कितना चार्ज तुम्हें देते हैं हम? $10। तो ये मेरी डायरेक्ट लेबर है। मुझे पता है ये बंदा 1 घंटे में टेबल बना के मुझे ला देगा और मैं इसको $10 दूंगा। तो ये जो कॉस्ट है $10, ये मैंने इस टेबल के लिए इनकर की है, और इस टेबल के अंदर $10 की लेबर शामिल है। ये तो है डायरेक्ट लेबर। अब लेकिन ये जो वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इस बड़े से हॉल में 15-20 वर्कर्स मौजूद हैं। कोई टेबल बना रहा है, कोई चेयर बना रहा है, कोई विंडोज बना रहा है, कोई डोर्स बना रहा है। सब लोग मुख्तलिफ तरह के काम कर रहे हैं, और इन 15 लोगों के ऊपर उस कॉर्नर में एक सुपरवाइजर ऐसे करके खड़ा हुआ है, इन सबको देख रहा है, इन सबको मॉनिटर कर रहा है कि सब लोग अपना काम करें। और फिर बीच में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो सुपरवाइजर जाके उसकी हेल्प भी कर देता है, और जो काम नहीं कर रहा होता उसको थोड़ा सा पुश भी करता है कि भाई थोड़ा सा तेज हो। ठीक है ना जी? तो अब वो सुपरवाइजर टेबल तो नहीं बना रहा, डोर तो नहीं बना रहा, लेकिन वो टेबल्स और चेयर्स और डोर्स बनाने वालों को सुपरवाइज कर रहा है, वो भी सैलरी ले रहा है। उसकी कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि सुपरवाइजर को एक मंथ में आप $1000 पे कर देते हो, सुपरवाइजर फिक्स सैलरी लेता है, तो ये $1000 में से कितने पैसे इस टेबल के ऊपर लगेंगे? तो इसका जवाब नहीं है आपके पास, क्योंकि उसको आपने 1000 इस टेबल के लिए तो नहीं दिया, उसको तो आपने टोटल 1000 दे दिया। तो उस 1000 में से इस टेबल में कितना जाना है? नाउ दैट इज अंडर क्वेश्चन, सो दैट वी कॉल इनडायरेक्ट लेबर। तो याद रखना कि आपके पास ओवरहेड के अंदर क्या शामिल होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई और तरह के एक्सपेंसेस जो कि इनडायरेक्ट है। तो ये आपके पास ओवरहेड्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स। और जब मैं ओवरहेड्स की बात करूंगा तो इससे मुराद है कि सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट। कौन कौन सी? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। अब इसकी एक क्लासिफिकेशन मैं आपको और बता दूं। इनडायरेक्ट कॉस्ट को मैं मजीद दो तरह से डिवाइड कर सकता हूं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को कंफ्यूज कर दूं। मेरा ख्याल है कि आप में से आधे तो कंफ्यूज हो ही गए अभी तक, बाकी जो आधे बच गए उनको मैं कर दूंगा 2 मिनट में। देखिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको कि आप ओवरहेड कहते हैं, इसकी फर्दर दो क्लासिफिकेशन होती है। आप कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड
और आप कहते हो वेरिएबल ओवरहेड। लेट मी राइट इट डाउन क्लियर, वेरिएबल। देखिए, अगर मैंने आपसे पूछा कि वो जो फैक्ट्री में आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज की है वो डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो आप सारे ही बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक टेबल में कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी, तो कहने को तो इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट है। लेकिन क्या ये फिक्स्ड, इनडायरेक्ट से मुराद ये कि ये ओवरहेड है, तो क्या ये फिक्स्ड ओवरहेड है या वेरिएबल ओवरहेड है इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, वेरिएबल। वेरिएबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल फिक्स तो नहीं होता, कभी ज्यादा आ जाएगा कभी कम आ जाएगा। तो अब वो जो मेरे पास सुपरवाइजर की सैलरी है, सुपरवाइजर को जो मैंने सैलरी दी वो भी मेरा ओवरहेड है। वो कौन सा ओवरहेड है? सुपरवाइजर वाला फिक्स्ड ओवरहेड है और इलेक्ट्रिसिटी वाला वेरिएबल ओवरहेड है। तो ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट फिक्स्ड भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। समझ में आ गई बात? यस सर। इज इट क्लियर? यस। चले, अभी आपको थोड़ा सा एक और कंफ्यूजन करने के लिए डालते हैं। हाँ, ये सारी की सारी आपने अच्छे तरीके से समझनी है। यही जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है इसको मैं एक और पर्सपेक्टिव से भी देख सकता हूं। इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन की भी हो सकती है और नॉन प्रोडक्शन की भी हो सकती है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्या थी? इलेक्ट्रिसिटी हमें ये तो पता चल गया कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है यानी ओवरहेड है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी दो जगह पे यूज होती है, प्रोडक्शन में भी यूज हो जाती है और नॉन प्रोडक्शन में भी यूज हो जाती है। ऑफिस में, अगर ऑफिस में यूज हो रही है तो ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कहलाएगा, नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल ओवरहेड। अगर ऑफिस में फैक्ट्री में यूज हो रही है तो प्रोडक्शन ओवरहेड होगा, होगा तो ये वेरिएबल। So it is a, if electricity is used in the production process, I will call it वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। क्या नाम दूंगा इसका? नाम दूंगा वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। तो जब मेरे हाथ में एक इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफिस का आ गया नॉन प्रोडक्शन का, तो फिर मैं उसको कह दूंगा वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। देखिए, ये बहुत जरूरी है, आपके पास 100 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट होंगी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि हमें अपनी कॉस्ट को मैनेज करना है वरना हम लॉस में चले जाते हैं। प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करोगे तो बिजनेस में प्रॉफिट कम हो जाएगा, हत्ता लॉस में चला जाएगा। और किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए पहले उसको समझना जरूरी है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि अगर मुझे आज इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है ऑफिस का, तो ये मेरे पास वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है। और अगर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आया मेरी फैक्ट्री का, तो ये वेरिएबल है और ये प्रोडक्शन है और ये ओवरहेड है। तो ये सारी क्लासिफिकेशन आपको समझनी पड़ेगी। अब टोटल कॉस्ट असल में आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरे पास जो टोटल कॉस्ट है ये होती है फिक्स्ड। लेट मी कॉल इट, मैं टोटल कॉस्ट को डिवाइड करता हूं प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन में। ये मेरी एक कैटेगरी है, एक एंगल से देख रहा हूं। या मैं कह सकता हूं कि टोटल कॉस्ट को मैं कह दूंगा फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। ये मैं एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं, कॉस्ट तो वही है लेकिन फर्क एंगल से देख रहा हूं। या मैं कह सकता हूं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, यानी मैं टोटल कॉस्ट वही है मेरी 1 मिलियन, लेकिन मैं उसको डिफरेंट एंगल से देख रहा हूं। अब मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करना चाहता हूं आपके साथ। इससे पहले कि मैं आगे कुछ समझाऊं, मुझे देखना यह है कि आप कितना समझे हुए हो। मैं यहाँ पे कुछ कॉस्ट रखूंगा और आपने मुझे बताना है कि ये कॉस्ट क्या है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी, प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी। तो ये क्या होगी प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी? ये प्रोडक्शन होगी, ये फिक्स्ड होगी और ये इनडायरेक्ट होगी। प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी प्रोडक्शन कॉस्ट है और फिक्स सैलरी है तो फिक्स कॉस्ट है और ये इनडायरेक्ट है। अगर मैं बात करूं मटेरियल, वो जो वुड हमने जिक्र कर रहे हैं, तो मटेरियल क्या है? प्रोडक्शन है, वेरिएबल है और डायरेक्ट है।
वुड क्या है, मैं वुड की बात कर रहा हूं, वुड, वुड मेरे पास प्रोडक्शन है और वेरिएबल है और डायरेक्ट है। लेकिन अगर मैं ग्लू की बात करूं तो ग्लू क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन, वेरिएबल एंड इनडायरेक्ट। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इन फैक्ट्री, कौन बताएगा मुझे इलेक्ट्रिसिटी इन फैक्ट्री क्या है, प्रोडक्शन है कि नॉन प्रोडक्शन है? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन है और वेरिएबल है। प्रोडक्शन है, वेरिएबल है और इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नॉन प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन है, वेरिएबल, वेरिएबल है और वेरिएबल है, और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, हम बात कर देते हैं फ्यूल इन फैक्ट्री, ये फ्यूल फैक्ट्री का वाला जो फ्यूल है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन है, वेरिएबल, वेरिएबल, और इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट, वेरिएबल और इनडायरेक्ट। इसके बाद बात करता हूं मैं डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फिक्स्ड, फिक्स्ड, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट। अब यहां पे मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का एक मजीद रूल बताता हूं और फिर मैं यहां पे उसको छोड़ दूंगा। ये फाइनल एक रूल है जिसमें आपको मजीद कुछ समझ आ जाएगी। याद रख लेना, एक वर्ड होता है कॉमन कॉस्ट। क्या वर्ड होता है? कॉमन कॉस्ट। कॉमन कॉस्ट से मुराद है कि आपने एक कॉमन कॉस्ट किसी चीज पे इनकर की और फिर वो मल्टीपल यूनिट्स पे दे दी। मिसाल के तौर पे रेंट जो है, आप किसी एक टेबल को बनाने के लिए क्या कभी रेंट आपने पे किया? नहीं। रेंट एक कॉमन कॉस्ट है पूरी फैक्ट्री के लिए और बाद में आप वो रेंट स्प्लिट कर देते हो अपने यूनिट्स के ऊपर। मिसाल के तौर पे मैंने $1000 रेंट दिया और मैंने 1000 टेबल्स बनाई, तो मैंने कहा यार हर टेबल के लिए अप्रोक्सीमेटली $1 रेंट हो जाएगा। तो ये कॉमन कॉस्ट है। कॉमन कॉस्ट आमतौर पे इनडायरेक्ट होती है। कॉमन कॉस्ट का क्योंकि डिवाइड करना आसान नहीं होता तो इनडायरेक्ट होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मैंने आपसे बोला कि इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल एक एक टेबल के लिए तो पे कर ही नहीं रहा। मेरे हाथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, $2000 पे करना है। किसके लिए? पूरी फैक्ट्री की सारी प्रोडक्शन के लिए। टेबल्स भी हैं, चेयर्स भी हैं, डोर्स भी हैं, विंडोज भी हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा कॉमन कॉस्ट है। ये मैंने एक टेबल के लिए नहीं दिया, इसलिए मैं उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कह रहा हूं। हाँ, जब कभी आप कोई कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट इनकर करो, स्पेसिफिक कॉस्ट इनकर करो किसी एक यूनिट के लिए, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। मिसाल के तौर पे ये वुड है, ये 2 मीटर की वुड है, ये इसी टेबल में लगनी है। ये 2 मीटर का फैब्रिक है, ये इसी शर्ट में लगना है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो जो कॉस्ट तो डायरेक्टली किसी एक यूनिट के लिए खर्च हो रही है वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। और जो कॉस्ट कॉमन कॉस्ट हैं आपके पास, जो कि आपने अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ जाके डिवाइड करनी है अपनी प्रोडक्शन के ऊपर, वो आपके पास इनडायरेक्ट हो जाएगी। आर वी क्लियर? यस सर। जी, यहां तक मैंने आपको समझा दिया। अब अगर ये चीजें आपको अभी आज के लेक्चर के बाद 70% भी अगर आपको समझ आ गई है ना, तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मजीद 30% जब आप किताब पढ़ोगे, क्वेश्चंस करोगे और लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे तो फिर भी समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बेसिक 60-70% इफ यू हैव ग्रास्प्ड इट, सो दैट इज इनफ फॉर मी एज फॉर नाउ। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है मैंने बता दिया है, इनडायरेक्ट क्या है मैंने बता दिया, स्लाइड में लिखा हुआ है आपके लिए, आप बाद में पढ़ सकते हैं। टोटल कॉस्ट के अंदर क्या शामिल है? प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन हो सकता है, फिक्स्ड वेरिएबल हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट का एक फंक्शन बना दिया। टोटल प्रोडक्ट सर्विस कॉस्ट, मटेरियल आएगा, वेजेस एंड सैलरीज आएंगी। अब वो मैं बात आपको दोबारा बता दूं कि वेजेस क्या होती हैं। वेजेस जो होती हैं ये प्रोडक्शन होती हैं और ये वेरिएबल होती है और ये डायरेक्ट होती है। ये बात याद रखना। वेज क्या है? जो मेरी डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर कौन है? जो बंदा प्रोडक्ट को बना रहा है। सैलरी जो होगी ये प्रोडक्शन भी हो सकती है और ये नॉन प्रोडक्शन भी हो सकती है। सैलरी मिसाल के तौर पे अगर मैंने पे किया है प्रोडक्शन मैनेजर को तो प्रोडक्शन है, अगर मैंने पे किया है मार्केटिंग मैनेजर को तो नॉन प्रोडक्शन है। और ये फिक्स्ड है
और ये हमेशा इनडायरेक्ट है यानी ओवरहेड है। आपको याद होगा मैं वेजेस और सैलरीज पहले बताना शुरू किया था, फिर मैंने बीच में बात रोक दी थी, मैंने कहा था इसको कुछ चीजें और बता के तो फिर आऊंगा। तो अब ये मैंने आपको इसका डिफरेंस बता दिया। वेजेस का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वेजेस वेरिएबल होंगी, प्रोडक्शन होगी और डायरेक्ट होगी। सैलरीज जो होंगी वो हमेशा फिक्स्ड होंगी, वो हमेशा इनडायरेक्ट होंगी और वो प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन दोनों हो सकती हैं। तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अदर एक्सपेंसेस में रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल में दो तरह के मटेरियल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मिसाल के तौर पे आप रेस्टोरेंट में हो, चिकन डायरेक्ट मटेरियल है, सॉल्ट इनडायरेक्ट मटेरियल। जब आप वो चिकन बनाते हो ना तो आपने कहा जी 1 किलोग्राम चिकन, एक डिश बनानी है, आपने किचन में अपने एक स्टोर है, आपने स्टोर में से किचन में जो रेफ्रिजरेटर है वहां से 1 किलोग्राम चिकन निकाल लिया, इस डिश में 1 किलोग्राम चिकन जाएगा, मेजरेबल है, पता है 1 किलोग्राम चिकन मार्केट में कितने का है, पता है। अब इस चिकन को बनाते हुए यार इसमें आपने कोई ब्लैक पेपर भी तो डालनी है ना। अब वो ब्लैक पेपर आपने ऐसे करके डाल दी, आई डोंट नो 5 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम, इनडायरेक्ट मटेरियल में चला जाएगा। लेबर भी डायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट होगी। वो जो फैक्ट्री में बंदा टेबल में बना रहा है एक्चुअली वो डायरेक्ट लेबर है, लेकिन जो सुपरवाइजर उसको मॉनिटर कर रहा है वो इनडायरेक्ट लेबर है। फिर आपके पास एक्सपेंसेस हो जाते हैं, डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। अदर एक्सपेंसेस कोई भी, मिसाल के तौर पे हमने डिलीवरी दे रहे हैं चिकन की और हमें पता है कि हमने उसको पैक करना है बॉक्स में। एक बॉक्स जो है जिसमें हम अपना चिकन पैक करके कस्टमर को डिलीवर करते हैं या देते हैं, एक बॉक्स जो है वो 50 सेंट्स का आता है और एक मील के लिए एक बॉक्स की जरूरत है, तो हर मील में 50 सेंट्स का बॉक्स जा रहा है। तो कितना जा रहा है? 50 सेंट्स। इज इट क्लियर? यस, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। 1 मील 1 बॉक्स, 1 बॉक्स 50 सेंट्स। It's a direct cost and it's direct expense because that box is not material, because it was not used in producing or in making the meal. हमने बॉक्स को मील बनाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया, बाद में लग गया, तो मटेरियल है तो मटेरियल, लेकिन अदर मटेरियल में आ जाएगा। तो एनालिसिस ऑफ टोटल कॉस्ट ये मैंने आपको बता दिया है। तो मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस ये मिलके टोटल कॉस्ट कहलाते हैं। इसमें आपके पास डायरेक्ट मटेरियल है तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये डायरेक्ट कॉस्ट होंगी। इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये आपके पास ओवरहेड्स होंगे। तो ये मिला के आपके टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल डायरेक्ट कॉस्ट एंड टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये ओवरहेड जो है ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में 3 चीजें, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल क्या है बता दिए मैंने, दोबारा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल लाइक कार्टन्स एंड बॉक्सेस एंड पार्ट फिनिश्ड वर्क एटसेट्रा। डायरेक्ट लेबर में क्या आएगा? डायरेक्ट वेजेस हैं आपके पास। डायरेक्ट वेजेस वो जो लेबर है, जो एक्चुअली बंदा जो बना रहा है उसको मैं डायरेक्ट वेजेस करूंगा। ये ओवर टाइम की बात करेंगे आगे चल के। वर्कर्स एंगेज इन ऑल्टरिंग द कंडीशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये कभी आपने कोई जो भी आप प्रोडक्ट में चेंजेस लेकर आ रहे हैं किसी भी तरह के, उसको जिक्र करती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में पैकिंग मटेरियल्स या कोई और चीजें आ सकती हैं, हायरिंग ऑफ टूल्स आ जाएगा, इक्विपमेंट आ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट, टूल्स, फिक्चर्स एंड सो ऑन। प्रोडक्शन ओवरहेड हमने डिस्कस कर लिया है। ओवरहेड से मुराद है इनडायरेक्ट कॉस्ट और प्रोडक्शन, यानी फैक्ट्री में इनडायरेक्ट कॉस्ट, फ्यूल ऑफ द फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्री, इंश्योरेंस ऑफ द फैक्ट्री वगैरह वगैरह। इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल्स भी आ सकते हैं लाइक ग्लू। इसमें इनडायरेक्ट वेजेस भी आ सकती हैं जैसे सुपरवाइजर की सैलरी। इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं जैसे डेप्रिसिएशन। तो वही चीजें हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल ग्लू, indirect wages supervisor salary, indirect expenses insurance of factory, depreciation of factory etc. इसके बाद आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव, अब ये नॉन प्रोडक्शन है, यहां तक तो हमने प्रोडक्ट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव से मुराद है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें आपके
ऑफिस सैलरीज हैं, ऑफिस यूटिलिटीज हैं, ऑफिस की डेप्रिसिएशन है, वगैरह वगैरह, रेंट्स, रेट्स, इंश्योरेंस, लाइटिंग, क्लीनिंग, फोन चार्जेस, ये सारे एडमिन एक्सपेंसेस यानी नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हैं। सेलिंग ओवरहेड्स यानी आपके पास नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस जो है उनकी आमतौर पे हम 3-4 कैटेगरीज बनाते हैं। नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस की एक एडमिन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एक इसको आप कहते हो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और एक तीसरा आप लिख देते हो अदर एक्सपेंसेस। और इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस आपने इकट्ठे कर दिए हुए हैं, यानी एडमिन के अंदर ऑफिस सैलरी, ऑफिस टेलीफोन, ऑफिस यूटिलिटीज, ऑफिस रेंट, ऑफिस डेप्रिसिएशन, वो इधर आ गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपने 10-12 एक्सपेंसेस इकट्ठे कर दिए। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो व्हीकल्स यूज हुई हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो फ्यूल ऑफ ऑफ व्हीकल्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल्स एटसेट्रा, ये सारा इधर ग्रुप करके कर दिया। तो ये आप ग्रुपिंग कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक कर देते हैं, सेलिंग दूसरे कर देते हैं। सेलिंग में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वगैरह जो भी है, सैलरीज एंड कमीशंस ऑफ सेल्स पीपल, रिप्रेजेंटेटिव एंड सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, मार्केट रिसर्च, ये सारे सेलिंग ओवरहेड में आ गए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, ये असल में सेलिंग में है। यहां पर ये सेलिंग में नजर आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अलग से दिखाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन अलग से है। डिस्ट्रीब्यूशन में वो जो भी आपका प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आप इमेजिन करो ना, कोका कोला कंपनी एक दिन में एक शहर में 5000 दुकानों पे जाके अपनी बॉटल्स, कोक की बॉटल सप्लाई करते हैं। तो उसके लिए पूरा एक वेयर हाउस है, उसमें 100-50 लोग काम कर रहे हैं, 25-50 गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों का फ्यूल है, मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, सैलरीज हैं, वो सारे का सारा इकट्ठा करके आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डाल दोगे। फंक्शनल कॉस्ट, अब ये एक और टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसको हम अगले लेसन में रखेंगे, और हमारा अगला लेसन कल है, क्योंकि अब फंक्शनल, डिपार्टमेंटल कॉस्ट, सेंटर्स कॉस्ट, ऑब्जेक्ट्स की हम कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है।